हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपका इकोसिस्टम जो कि क्लास 12th का बायो का चैप्टर है, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम वाले भी इसको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज हम आपका वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे यार, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इकोसिस्टम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है? बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स को मिला के हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने देख लीजिएगा, एबायोटिक्स और बायोटिक कम्युनिटी को मिला के इकोसिस्टम बोलते हैं। वेदर सनलाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? ये भी एक थोड़ा सा मतलब पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन टर्म जो टांसले ने, इनका पूरा नाम था एजी टांसले, पूरा नाम था इनका एजी टांसले, ठीक है, इन्होंने दिया था। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम: नेचुरल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। 4 टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं बेसिकली। नेचुरल इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल लीफ, ओशियन, ये सब आ जाएंगे। मैन मेड में आपका एक्वेरियम आ जाएगा, क्रॉप लीफ जो कि लेस डायबिटिस, लैक सेल्फ रेगुलेशन करते हैं। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और डेजर्ट आ जाएंगे। एक्वेटिक में पोन्ड, लैक, वाटर, रिवर, एस्ट्रोवी, ये सब आप जानते हैं। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर बेसिकली बनता कैसे? एक होता है स्पीसीज कंपोजिशन। स्पीसीज कौन कौन से होते हैं? जैसे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन गिवन इकोसिस्टम, बेसिकली जो आपका होता है प्लांट और एनिमल यही होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूमिरेशन ऑफ ऑल स्पीसीज सीरीज कंपोजिशन में इस तरीके से किया जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन का जो कि एक एग्जांपल है, ये आपका PYQ है। वेरी वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल, इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का वर्टिकल अरेंजमेंट जो डिफरेंट लेवल ऑक्युपाई करते हो। बेस्ट ऑब्जर्व इसका क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि यहाँ पे होता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन ये आपके सामने ऐसा कुछ है। तो ये आपका PYQ है, यह ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है? PYQ है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो अब फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आप देख लीजिए। बेसिकली प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, 4 फंक्शन हो सकते हैं बेसिकली। तो प्रोडक्टिविटी में क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन, जो कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट इन यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने बायोमास अमाउंट का प्रोडक्शन होता है उसको प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं, जो कि रेट होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये डायरेक्टली डिपेंड होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा बायोमास का प्रोडक्शन होता है उतना ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो बायोमास का ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसका कुछ यूनिट इस तरीके से होता है: बायोमास मीटर स्क्वायर पर ईयर, केजी मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, किसी में भी देके आपको पूछ सकता है। और इधर है बायोमास मीटर स्क्वायर, प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट है बायोमास मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। पर ईयर हटा देंगे तो प्रोडक्टिविटी वो मतलब प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी पर ईयर लग जाएगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वर्सेस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपके सामने है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स, रेट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर का प्रोडक्शन, और यहाँ पे प्लांट्स प्रोड्यूसर के हिसाब से देखते हैं। तो एक होता है GPP जो कि होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है NPP जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 टाइप, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? टोटल बायोमास फॉर्मेशन बाय प्लांट, टोटल कुल कितना बायोमास बना एक प्लांट से, वो बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो आता है वो आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। अब रेस्पिरेटरी लॉस क्या है? जो मतलब उसने अपने एनर्जी बनाने में जो यूज किया, रेस्पिरेशन में जो यूज किया, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। तो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल बायोमास है, जो कि जितना बचा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से घटा देंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला के तौर पे। तो NPP अवेलेबल बायोमास कंज्यूमर्स के लिए, ये हर्बीवोर और डिकम्पोजर दोनों के लिए होता है। तो बेसिकली इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या आ जाएगा? प्राइमरी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए प्राइमरी प्रोडक्शन, 1 मिनट। तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी प्रोडक्शन डिपेंड ऑन, किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? प्लांट स्पीसीज पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में अवेलेबिलिटी कितनी अवेलेबल है, या फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी, किस प्लांट की कितनी कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने का, वो उस चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसको हम फुल फॉर्म PEN बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम और लीस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम, 2 टाइप के बेसिकली होते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, कोरल लीफ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से, और शुगर केन। तो इन सब का क्या है? प्रोडक्टिविटी हाई है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। लीस्ट प्रोडक्टिविटी में आपका कहाँ होता है? डिजर्ट में होता है, लैक वाटर, ओशियन के होता है लिमिटिंग सनलाइट, यहाँ पे लिमिटिंग होती है सनलाइट। तो मतलब यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड करेगा? सनलाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ग्लोबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ग्लोबल पूरा है 170 बिलियन टन है, NCERT की लाइन है, ठीक।
जिसमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है 30% सरफेस मतलब 115 बिलियन टन, और एक्वेटिक सिस्टम में आता है 70% सिस्टम जिसकी 55 बिलियन टन, मतलब 70% सरफेस के हिसाब से ये तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है एक्वेटिक में, उससे ज़्यादा लैंड पे है। लैंड पे कितना 115 बिलियन टन है, जो कि 30% ही सरफेस है, मतलब एक्चुअली 1/3 कम हो गया वाटर में, इतना आप लमसम देख सकते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं डिकम्पोजिशन होता क्या है। तो डिकम्पोजिशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। किसी भी चीज़ कॉम्प्लेक्स को सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ों को सिंपल इनऑर्गेनिक चीज़ों में तोड़ना, तो उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक। या फिर लॉसनिंग ऑफ सॉइल, यहाँ पे लॉसनिंग ऑफ सॉइल भी होता है। डेड प्लांट, लीव्स, फ्लावर, डेड एनिमल, फीकल मैटर। डेड प्लांट के लिए आप कैसे डिकम्पोजिशन पता करेंगे? उसका लीव्स और फ्लावर से, और डेड एनिमल के उसके फीकल मैटर से। तो ये डेट्राइटिवोर्स है जो कि डेड पार्ट है, और रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डेट्राइटिवोर्स जो क्या है वो रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है डेड ईटर्स, डेट्राइटिवोर्स, अर्थवर्म, कॉकरोच, ये लोग क्या हैं? डेड ईटर्स हैं, मतलब मरे हुए को खा लेते हैं। तो स्टेप्स जो कि है आपका बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेप आप देख लीजिए। फ्रेगमेंटेशन, फिर उसके बाद लीचिंग होती है, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिडिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं। पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर लीचिंग होती है, फिर देन कैटाबोलिज्म, देन ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप आपके होते हैं। ऑपरेटर्स ऑन डेट्राइटस, ये सब डेट्राइटस के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वेदर डेट्राइटस इज नॉट ऑपरेट, यहाँ पे डेट्राइटस के द्वारा नहीं ऑपरेट किए जाते। इसके बारे में हम दूसरा बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट, अब आगे उसका प्रोसेस क्या है। बेसिकली प्रोसेस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोसेस में फ्रेगमेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ब्रेक डाउन और डेट्राइटिवोर्स इनटू स्मॉल पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल में डेट्राइटिवोर्स, जैसे एक लीफ है, ये डेट्राइटिवोर्स अर्थवर्म ने इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। तो वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक होते हैं, कुल वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक होते हैं उनका फिर क्या होता है? लीचिंग होता है। ये प्रोसेस देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान, इसमें से कॉन्सेप्ट बनता है आपका। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू सॉइल। जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, सॉइल हॉरिजन में, देन प्रेसिपिटेट और अब अनअवेलेबल साल्ट की तरह वो कुछ साल्ट बन जाते हैं, मतलब वो अनअवेलेबल होते हैं। थर्ड प्रोसेस है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। देन ह्यूमिफिकेशन कैसे होता है? जो वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका आपका डिकम्पोज करके पार्सली डिकम्पोज इस ह्यूमस के फॉर्म में, ऐसे वाइट ह्यूमस के फॉर्म में मिलता है। फिर उसके बाद उसका होता है मिनरलाइजेशन, मतलब माइक्रोब्स के द्वारा होता है, जो कि कंप्लीटली डिकम्पोज, माइक्रोब्स को क्या कर देते हैं? कंप्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इस तरीके से आपका फ्रेगमेंटेशन पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। ह्यूमस, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ह्यूमस हार्ड एसिडिक अमॉर्फस जो होता है, जिसका शेप नहीं फिक्स हो। तो रीजन क्या है? एक्सट्रीम स्लो रेट, ये सर्सन रीजन है। एसिडिक अमॉर्फस शेप नॉट फिक्स, उसका रीजन यही है कि रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, एक्सट्रीम स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। वो शेप उसका क्यों नहीं फिक्स, एसिडिक अमॉर्फस क्यों होता है? क्योंकि वो स्लो रेट डिकम्पोजिशन है। तो रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट या डार्क कलर इसको आप बोल सकते हैं। इसका रीजन बेसिकली यही आएगा। एसिडिक अमॉर्फस है जो रेजिस्टेंट टू माइक्रोब एक्शन है, रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, यहाँ पे आपके हिसाब से ये ह्यूमस चला जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के हिसाब से फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेट्राइटिवोरस है, सेकंड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेट ये सब हो सकते हैं। लास्ट ऑर्गेनिज्म जो है डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर है। तो मेजर डिकम्पोज बिटवीन बिकॉज दे ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट। तो जो फंजाई है वो मेजर डिकम्पोजर है, क्यों? क्योंकि वो हॉट और ह्यूमिड प्लेस पे पाई जाती है। फंजाई का आपको पता है हैबिटेट, नहीं पता होगा तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, जो होती है ज़्यादातर हॉट और ह्यूमिड प्लेसेस पे पाई जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिफ्थ वाला, फेवरेबल कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलना। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सॉइल के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, वार्म और मॉइस्ट दोनों सॉइल चलेगा। एरोबिक कंडीशन होना चाहिए, O2 रिक्वाइजिंग प्रोसेस, मतलब O2 रिक्वायर्ड वाली प्रोसेस रहेगी। एरोबिक कंडीशन मतलब O2 रिक्वायर्ड है, ठीक। तो ये फेवरेबल कंडीशन है डिकम्पोजिशन होने के लिए। हाई टेम्परेचर, सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए, और एरोबिक कंडीशन, नॉट एनारोबिक, ठीक। फिर अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर टेम्परेचर लो हो गया तो अनफेवरेबल, और ड्राइनेस हो गया तो लो एनारोबिक, मतलब उसका उल्टा। आप फेवरेबल कंडीशन याद कर लीजिए तो अनफेवरेबल आपको याद हो जाएगा ऑर्गेनिक एकोमोडेशन करते समय, ठीक है। अब आता है क्वालिटी ऑफ डेट्राइटस आल्सो अफेक्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। क्वालिटी जो है डेट्राइटस की डिकम्पोजिशन को भी अफेक्ट करती है। इफ़ डेट्राइटिवोर्स रिच इन शुगर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड देन फास्ट डिकम्पोजिशन। दो टाइप का है यहाँ पे। अगर डेट्राइटिवोर्स, आपका जो डेट्राइटिवोर्स होते हैं, अगर वो शुगर में रिच हैं,
और फिर नाइट्रोजन कंपाउंड में, तो डिकम्पोजिशन फास्ट करेंगे। अगर वो रिच हैं लिग्निन और काइटिन में, जो कि आपको पता होगा ये सेल वॉल में पाया जाता है। काइटिन आपकी फंजाई की सेल वॉल होती है और लिग्निन आपका यहाँ पे होता है एल्गी में। तो ये स्लो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस दो फैक्टर से कंट्रोल होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर होता है आपका, और एक आपका होता है केमिकल कंपोजिशन। दो फैक्टर से आपके रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल होते हैं, एक क्लाइमेटिक फैक्टर और एक केमिकल कंपोजिशन। इन दो फैक्टर से आपका कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहाँ पे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में बेसिकली जो होता है यहाँ पे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका ये है, पावर वाला बताएंगे, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। एनर्जी फ्लो आप देख लेंगे, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, जिसको आप TIR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन 50% ऑफ TIR इज सुइटेबल फॉर प्लांट, मोर देन 50% फॉर प्लांट फोटोसिंथेटिक के लिए। तो अगर लेस देन 50% है TIR, मतलब टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50% है, तो फोटोसिंथेसिस आपकी हो जाएगी, कन्फर्म है। तो फोटोसिंथेसिस आपकी हो जाएगी। अगर लेस देन 50% है तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। अगर ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा है, तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर मतलब जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50% होगा तभी फोटोसिंथेसिस, उससे ज़्यादा है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, पार फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, जो कि प्लांट्स यूटिलाइज करता है। 2 से 10% ऑफ पार, प्लांट जो है 2 से 10% ही पार का यूटिलाइज करता है, 2 से 10% ही पार का यूटिलाइज करता है। और जो कि टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का 1 से 5% यूटिलाइज करता है, मतलब 2 से 10% पार का यूटिलाइज करता है। पार का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जो होता है। प्लांट इस सभी को पता होगा 2 से 10% और टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का 1 से 5%, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी फ्लो का देख लेंगे हम। यहाँ पे एनर्जी फ्लो का देख लेंगे, सन से प्लांट्स, प्लांट से हर्बीवोर और हर्बीवोर से कार्निवोर, ये एक स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे सन के बाद प्लांट, फिर एनर्जी लॉस होगी, थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगी, तब हर्बीवोर, फिर एनर्जी लॉस होगी अगेन, देन आपके कार्निवोर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यूनिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत लोग नहीं जानते हो, DU बराबर DQ प्लस W, मतलब जितना आप एनर्जी दिया, कुछ हीट में और कुछ वर्क होगा, कुछ हीट निकलेगा और कुछ वर्क होगा, जितनी एनर्जी देंगे। तो लॉस ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हर ट्रॉफिक लेवल पे जितनी एनर्जी लॉस हो रही है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक हिसाब से फॉलो कर रहा है। टू कंटिन्यू यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, मतलब डिसऑर्डरनेस बनाने के लिए, डिसऑर्डरलेसनेस बनाने के लिए ये दो लॉ फॉलो हो रहे हैं आपके, ठीक। तो ये हो गया आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ये पार वाली पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फूड चेन और फूड वेब का एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है बुक का। ये यहाँ से आप देख लीजिए, फूड वेब फॉर्म ड्यू टू देयर इंटरडिपेंडेंसी। ग्रास ने, रेबिट ने ग्रास लिया, माउस ने लिया ग्रास, और फिर ग्रासेस ही ग्रास ऊपर ने लिया, इतने लिए। फिर रैबिट को आपको फॉक्स भी खा सकता है और माउस को फॉक्स खा सकता है, रैबिट को आपका हॉक डायरेक्ट भी ले सकता है, माउस को आपका ऑल, और ग्रास एपर को फ्रॉग खा सकता है और ग्रास एपर को बर्ड भी खा सकती है। इसी तरह फ्रॉग को स्नेक और बर्ड को स्नेक खा लेगा और स्नेक को हॉक भी खा सकती है। तो ये आपका फूड वेब का होगा। फूड चेन में क्या है, इस तरीके से ऐसे बनता रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि अपेक्स GFC जो होती है ग्रेजिंग ईटिंग चारा, GFC जो होती है ईटिंग चारा, DFC क्या होता है डेट्राइटस ऑफ ऑर्गेनिज्म विगनर, पैरासाइट जो ऑक्सिलरी होती है। तो अपेक्स प्रीडेटर है, उसके बाद डिकम्पोजर आपका मशरूम, फिर प्रोड्यूसर से आपका ग्रास, फिर ग्रास ओपर, देन ब्लू बर्ड एंड स्नेक एंड ऑल। इस तरीके से आपका ये चेन चलता रहता है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेंगे यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में हम देख लेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GFC प्लांट्स के बाद हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर। तो यहाँ पे आपके जो प्लांट्स हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स है वो एज अ प्रोड्यूसर वर्क करेगा, हर्बीवोर एज अ प्राइमरी कंज्यूमर है वर्क करेगा, कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह वर्क करेगा, एंड टॉप कार्निवोर जो होते हैं टर्सरी कंज्यूमर की तरह वर्क करते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे आपके सामने जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो आपका प्राइमरी कार्निवोर हो जाएगा, और टॉप कार्निवोर जो है वो सेकेंडरी कार्निवोर हो जाएगा, क्योंकि जब सेकेंडरी कंज्यूमर है तो प्राइमरी कार्निवोर उसको हम कह सकते हैं। तो ये आपका GFC का चेन इस तरीके से चलता है, प्लांट्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर। प्रोड्यूसर और यहाँ पे प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर होता है। प्रोड्यूसर आपके दो होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। इसी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर भी दो होंगे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हर्बेसियस वुडी प्लांट और एक्वेटिक में फोटोप्लैंक्टन, एल्गी, हायर प्लांट। टेरेस्ट्रियल में इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स एंड एक्वेटिक में मोलस्का। इतने आपके होते हैं। तो अब डेट्राइटस फूड चेन के बारे में देख लेते हैं। GFC डेथ
पहली बात तो डेट्राइटिस फूड चैन है तो डेथ पे होगा। बिगिन्स विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ही बिगिन्स करता है। मोड ऑफ डिकम्पोजर्स हेट्रोट्रॉफ है, इसके डिकम्पोज करने का क्या है, हेट्रोट्रॉफ इसको डिकम्पोज करते हैं, जैसे फंजाई बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, इनको हम सेप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं। टेरिस्टेरियल लिक्विड टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर डीएफसी वर्क्स प्रॉपरली, हाई टेम्परेचर के क्या होगा, डीएफसी प्रॉपरली वर्क करेगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम पे लो टेम्परेचर, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होगा यहाँ पे लो टेम्परेचर पे जीएफसी वर्क प्रॉपरली। तो मतलब अगर टेरेस्ट्रियल है तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए डेट्राइटस जीएफसी के लिए, अगर एक्वेटिक में है तो कम टेम्परेचर चाहिए। और ये याद करिए मोड ऑफ डिकम्पोजर जो है वो जीएफसी का क्या है, डीएफसी का हेट्रोट्रॉप्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख ले रहे हैं, यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोज मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाई डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल डेट्रीबाइट्स बिकॉज दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम विच कन्वर्ट डेट्राइसेट इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऐसे असर्शन में आ जाएगा आपका डिकम्पोजर मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाई डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो रीजन इसका होगा दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम विच कन्वर्ट डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, जीएफसी एंड डीएफसी आर कनेक्टेड एट सेम लेवल, सेम लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज मेंबर्स ऑफ डीएफसी आर प्राइमरी प्रे टू जीएफसी ऑर्गेनिज्म। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि जो मेंबर हैं डीएफसी के वो प्रे हैं जीएफसी ऑर्गेनिज्म के, प्रे मतलब प्रीडेटर, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल अब आ जाते हैं, बात कर लें तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेशल प्लेस इन इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप, किस तरीके से उनकी फीडिंग हैबिटेट है उसके हिसाब से वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। विच डू नॉट ईट एनी ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक, जो किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं जैसे ग्रास फाइटोप्लैंक्टन, तो वो आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होंगे, उनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3 एंड T4 इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर हैं फाइटोप्लैंक्टन ग्रास, ये आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। उसके ऊपर प्लांट्स को कौन खा सकता है, जू प्लैंक्टन, ग्रेस ओपर, काउ, इंसेक्ट, तो ये हर्बीवोर हो गए। फिर इनको कौन खा सकता है, बर्ड्स, फिश, वॉफ, इंसेक्टिवोरस, तो ये आपके T3 हो गए। एंड देन इनको आपको ह्यूमन और लायन तो खाते ही। तो यहाँ पे 1% एनर्जी सन का जो होता है 1% एनर्जी ये लेता है पार का, और फिर 10% एनर्जी आपकी हर्बीवोर में जाती है। फिर उसका भी 10% एनर्जी आपको T3 पे जाएगा, उसका 10% आपका 4 पे जाएगा। तो नंबर्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर लिमिटेड, नंबर्स आर ट्रॉफिक लेवल जो है क्या हो लिमिटेड है असर्शन, बिकॉज रिडक्शन ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वाइल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, लो से हाई ट्रॉफिक लेवल जाने पे केवल उसका 10% ही एनर्जी जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा, 10% एनर्जी ही जाती है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे आप लो से हाई जाते हैं तो आपका केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो आपको ट्रॉफिक लेवल उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये भी असर्शन रीजन है इस तरीके के। नो एनर्जी, यहाँ पे देख लीजिए, नो एनर्जी ट्रैप बाय ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर, एनर्जी ट्रैप बाय प्रोड्यूसर आइदर पास टू कंज्यूमर, इफ नॉट देन ऑर्गेनिज्म डाई। एनर्जी अगर ट्रैप किया तो या तो उसको कंज्यूमर को पास कर दो, अगर नहीं किया तो वो डाई हो जाएगा, मतलब मर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है ऑल एनिमल आर कॉल्ड कंज्यूमर एंड हेट्रोट्रॉफ, सारे एनिमल क्या हेट्रोट्रॉफ कंज्यूमर हो सकते हैं। ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड, सारे एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर निर्भर हैं, प्लांट पर निर्भर हैं। तो ये भी आपका असर्शन रीजन हो सकता है। एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करते हैं। ओके, डिकम्पोजर डिपेंड ऑन डेट्रीबाइटस डेड बायोमास फॉर एनर्जी, डिकम्पोजर जो हो किस पे डिपेंड करते हैं, डेट्राइडिमोस पे फॉर एनर्जी। स्टैंडिंग क्रॉप, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे PYQ है। मास ऑफ लिविंग मटेरियल है ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना मास लिविंग मटेरियल का उस ट्रॉफिक लेवल पे है, मतलब लिविंग का कितना मास उस ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो इसको मेजर करते हैं मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास से नंबर ऑफ यूनिट एरिया, अगर नंबर में काउंट करना है तो उसका एरिया काउंट करेंगे, मास काउंट करना है तो क्या करेंगे, बायोमास लेंगे। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रेश वेट, इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट, उसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, फ्रेश वेट और ड्राई वेट लेके। तो ज़्यादातर एक्यूरेट जो आता है आपका आंसर मोर एक्यूरेट आता है ड्राई वेट, ये भी पूछा गया है। जो हम स्टैंडिंग क्रॉप या एक्सप्रेस उसको मेजर करते हैं मोर एक्यूरेट ड्राई वेट से ही आता है, मोर एक्यूरेट आपका ड्राई वेट से आता है। अब हम बात कर ले रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो 1000 किलो जूल, 100 किलो जूल, 10 किलो जूल ऑलवेज अपराइट, जो एनर्जी की पिरामिड है वो हमेशा अपराइट ही होती है। और पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पे इन्वर्टेड है, पार्शियली इन्वर्टेड है।
तो देख लीजिए टाइप्स अपराइट, यहाँ पे अपराइट है, ये इन्वर्टेड है, ये पार्सली इन्वर्टेड है, बायोमास का पार्सली इन्वर्टेड है। टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी और प्रोड्यूसर। यहाँ पे प्रोड्यूसर का मात्रा इतना है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा हो गए, यहाँ पे प्राइमरी से प्राइमरी ज़्यादा है, फिर देन सेकेंडरी फिर कम हो गए, तो ये पार्सली हो गया। मोस्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। जो एनर्जी की पिरामिड है वो हमेशा अपराइट है, या आप याद ध्यान रखिएगा, ये आप नोट, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एनर्जी की हमेशा अपराइट है। लॉस ऑफ हीट एनर्जी इन ईच ट्रॉफिक लेवल, हीट एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल में लॉस होती है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, सी में जनरली इन्वर्टेड होता है। बायोमास की पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होती है और एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे ग्रास लैंड का, देख लेते हैं। ग्रास लैंड इकोसिस्टम 40% लैंड एरिया है जो कि ग्रास से सर्व होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, अब नंबर बायोमास, नंबर बायोमास। ग्रास लैंड में नंबर अपराइट है, बायोमास भी अपराइट है, और एक्वेटिक में नंबर अपराइट है, बायोमास इन्वर्टेड है। तो एक्वेटिक में बायोमास सी का जो होता है, एक्वेटिक बताया ना, तो इन्वर्टेड, वो आप वहाँ से नोट आगे के पॉइंट से ध्यान रख सकते हैं। ट्री इकोसिस्टम में नंबर का पार्सली इन्वर्टेड है, बायोमास का अपराइट है, नंबर पार्सली इन्वर्टेड है, बायोमास का अपराइट है। तो बायोमास मीन्स एनर्जी, तो मीन्स एनर्जी का ज़्यादातर अपराइट है। तो फॉरेस्ट हो या ट्री इकोसिस्टम हो, दोनों में नंबर का पार्सली इन्वर्टेड है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा देख लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो एनर्जी का है वो मोस्टली अपराइट है, मतलब ऑलवेज अपराइट है। सी वाले में जो है बायोमास वो इन्वर्टेड है। पार्सली आपको इन्वर्टेड नंबर में मिलेगा, फॉरेस्ट में पार्सली इन्वर्टेड मिलेगा, और जो आपका ग्रास लैंड है वो नंबर अपराइट ही मिलेगा। अपराइट मोस्टली मिलता है, तो एक्सेप्शन याद कर लीजिए ना एक्वेटिक में, जैसे कि बायोमास का इन्वर्टेड और फॉरेस्ट में नंबर का पार्सली इन्वर्टेड, इस तरीके से एक्सेप्शन आप याद कर सकते हैं। तो लास्ट डिजिट पे हम पहुंच सकते हैं, लास्ट पेज पे, मतलब चैप्टर फिनिश हो गया है। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, सम स्पीसीज बिलोंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल आर नॉट इंक्लूडेड। तो सम स्पीसीज बिलोंग्स टू, जो 2 और 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे स्पारो जो कि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों की तरह है। बेन ईट्स सीड, बेन ईट्स इंसेक्ट एंड वर्म, ये कभी सीड भी खा लेता है स्पारो। तो ये 2 और 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, ये लिमिटेशन है। तो स्पैरो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये आपका ईट जब सीड खाएगा तो प्राइमरी, और जब इंसेक्ट और वर्म को खाएगा तो सेकेंडरी। एज्यूम सिंपल फूड चेन नेवर एग्जिट इन नेचर, सिंपल फूड चेन मतलब नेचर में एग्जिट ही नहीं करता। नॉट अकाउंट फूड वेब, आप फूड वेब और सेप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड, इसमें आपको सेप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अब इतना ही, और थैंक यू आपको बोलना चाहेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वन शॉट में। क्लास 12th वाले भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।